Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam. I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 7 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरिंग ये वीडियो होने वाला है। इसके अलावा मैंने इसके 6 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसे आप यूट्यूब पर जाएंगे और सर्च करेंगे स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी, तो मेरे सारे स्टैटिक जीके के वीडियो आपको मिल जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक शेयर करना है मेरे को आपसे एक बात, एंड दैट इज़ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले इसका नाम था स्टडी पोर्टल और अभी इसका नाम हो गया स्टडी पोर्टल बाय शिवम तिवारी, यानी मैंने अपना नाम भी इसमें ऐड कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि स्टडी पोर्टल नाम के बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर मिल जाएंगे आपको, तो क्योंकि लोगों को फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही थी मेरे वीडियोस को, तो मैंने अब इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और वहाँ टाइप करेंगे स्टडी पोर्टल बाय शिवम तिवारी तो मेरे ही सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। सो विदाउट बीइंग डिलेड लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम किस नदी पर बना है? भाखड़ा डैम है सतलुज नदी पर और ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलने वाला है। भाखड़ा डैम जो है ना, भारत का सबसे बड़ा डैम है। इसके अलावा मैं डैम के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, एंड दैट इज़ कि जो डैम होते हैं ना, वो हम कब बनाते हैं? डैम बनाते हैं क्योंकि हम उसमें पानी स्टोर कर सकें, और पानी जब स्टोर कर लेंगे तो जब बाढ़ आए, यानी कि बाढ़ उससे नहीं आती, यानी बहुत सारा मान लो बारिश हो रही, 3 से 4 दिन से बारिश हो रही है, तो क्या होगा ना कि आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाती है, तो हम डैम बना देते हैं। और जब डैम बना देंगे तो हम उसमें पानी स्टोर कर लेंगे, जिससे कि आसपास के एरिया में पानी नहीं जाएगा। इसके अलावा जब गर्मी में अकाल पड़ता है या बारिश एक सीज़न नहीं होती है, तो फिर हम उसी डैम से पानी रिलीज़ करते हैं ताकि फसलें हमारी ख़राब ना हो, ठीक है, या सूखा ना पड़ जाए। तो अभी इसका तीसरा यूज़ भी एक होता है, दैट इज़ कि हम इससे बिजली भी बनाते हैं। रनिंग वाटर से हम डैम से पानी रिलीज़ करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उससे बिजली भी हम जनरेट कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे थिंग्स हम कर पाते हैं डैम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए ये डैम। जो भाखड़ा डैम है भारत का सबसे बड़ा डैम है। इसके अलावा भारत का सबसे पहला डैम था हीराकुंड डैम, जो कि महानदी पर बना है और ये उड़ीसा में है। और हीराकुंड डैम भारत का सबसे पहला डैम है। इसके अलावा ये भारत का सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा डैम भी है। भाखड़ा लार्जेस्ट है, जबकि हीराकुंड डैम सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा सबसे ऊंचा जो डैम है, सबसे ऊंचाई पर बना हुआ डैम है भारत का, वो है टिहरी डैम, जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये जो बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं अब तक। पहला हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, और दूसरा हुआ था 1939 से 1945, यानी 1939 से 1945 तक। तो 1945 में क्या हुआ ना, जापान बहुत ही खतरनाक हो गया था। वो कई सारे देशों को हरा चुका था। तो अभी उसने क्या किया कि उसने अमेरिका पे अटैक कर दिया। अमेरिका का एक एरिया है जिसे कहते हैं पर्ल हार्बर पे उसने अटैक कर दिया। इससे रिटेलिएशन में अमेरिका ने क्या किया कि परमाणु बम का इस्तेमाल कर लिया, और 6 अगस्त 1945 को उसने जापान के एक शहर हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा दिया, जिससे वहाँ की पूरी लगभग बहुत सारी जनसंख्या ख़त्म ही होगी पूरी तरीके से। आज भी वहाँ पे लोग मतलब डिसेबल्ड पैदा होते हैं। तो इसके अलावा 6 अगस्त को उसने हिरोशिमा पर, और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को उसने नागासाकी पर, यानी इसके 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए अमेरिका ने। तो जापान पे गिराए थे। जापान जो है अभी इसकी कैपिटल है टोक्यो, और शिंजो आबे यहाँ के हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। तो भारत में एक संसद है, तो संसद किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो भारत की जो संसद है वो राज्यसभा प्लस लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है भारत की संसद। तो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं इलेक्टेड, और जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इसके अलावा जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर, ये सारे मिलके वोट डालते हैं, तब राष्ट्रपति को चुनाव होता है। अब मैं इलेक्टेड मेंबर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, प्लस विधानसभा में भी। यानी कि जो 12 सदस्य होते हैं ना, वो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में 2 ऐसे सदस्य होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड मतलब वो चुन के नहीं आते, उनको जनता नहीं चुनती है,
वो साहित्य में या विज्ञान में या कला में इतने अच्छे होते हैं कि राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट कर देता है कि आप आ जाओ राज्यसभा में और लोकसभा में। तो इसलिए वो नॉमिनेटेड होते थे, क्योंकि राष्ट्रपति ने उनको नॉमिनेट किया होता है तो कहीं ना कहीं वो तो खुद ही कहेंगे इसी को राष्ट्रपति बनाते हैं क्योंकि इसने हमें मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाया है, इसलिए ये लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। यानी नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल पाएंगे, बाकी जो इलेक्टेड होंगे वो सारे वोट डाल पाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इनका नाम है धर्मवीर, और हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो भगवत दयाल शर्मा थे। इसके अलावा अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये देशांतर रेखा कहलाती है, यानी कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है ये काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम है देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान एक देश बनवा दिया था, इस वजह से नाथूराम गोडसे काफ़ी गुस्सा थे इनसे और इन्होंने इन पे गोली चला दी। तो 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मार दी गई थी, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। इनका जन्म कब हुआ था गांधी जी का? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, यानी 1869 को, 1869 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, जबकि 30 जनवरी 1948 को ये मतलब स्वर्ग सिधार गए थे। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो गांधी जी से 20 साल बाद ये पैदा हुए थे, यानी अगर 1969 में पैदा हुए थे कौन? गांधी जी, तो उसके 20 साल बाद यानी 1989 में पैदा हुए थे जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर को, जिस पे हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और चावल जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, और 8 अक्टूबर को मनाते हैं एयरफोर्स डे। ठीक है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, जबकि 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? यानी राजस्थान में माउंट आबू एक प्लेस है, वहाँ पे दिलवाड़ा के मंदिर है, यानी दिलवाड़ा टेम्पल है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य वंश का पहला राजा था, जिसने चाणक्य की सहायता से धनानंद को, जो कि नंद वंश का राजा था, उसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का राजा था, और उसका बेटे का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है, उड़ीसा में। भारत का सबसे पहला और लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहाँ ने। इसके अलावा शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला, ठीक है, और आगरा का ताजमहल भी बनवाया था शाहजहाँ ने। ये मुगल वंश का राजा था, ठीक है, शाहजहाँ, और इसके बेटे का नाम था औरंगजेब। आगे देखते हैं शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? सैन्य पुरस्कार देखो यहाँ पे 2 टाइप के पुरस्कार होते हैं। एक अगर वॉर टाइम पे चलता है, अगर मान लो युद्ध चल रहा है, वहाँ पे ब्रेवरी के लिए मिलते हैं परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र या वीर चक्र। लेकिन अगर युद्ध नहीं चल रहा है तो भी ब्रेवरी होती है ना, तो ब्रेवरी के लिए फिर मिलता है कौन सा? फिर मिलता है अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र मिलता है। ये काफ़ी बड़ा और सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है, इसे कहते हैं अशोक चक्र। अगर आपने युद्ध में लड़ाई की, फिर आपको अगर कोई अवार्ड मिल रहा है ब्रेवरी का, तो फिर आपको मिलेगा महावीर चक्र, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र मिलेगा आपको। और भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये है करनाल, हरियाणा में। हरियाणा का एक शहर है करनाल, वहाँ पे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। इसके अलावा हरियाणा में एक और जगह फेमस है, उसका नाम है पानीपत। पानीपत में 3 बैटल लड़े गए हैं। पहला बैटल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, अकबर जीत गया था। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, जो कि अफ़गान का शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। पहला जो उपदेश है बुद्ध यानी भगवान बुद्ध का, इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। इसके अलावा इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में, और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। बोध गया में इनको यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था,
और इनका पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस के पास एक जगह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? अभी मैंने आपको बताया 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नेवी डे और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में हुए थे। मैंने अभी आपको डिस्कस किया आपके साथ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना बना है? तेलंगाना राज्य बना है आंध्र प्रदेश से हटके, यानी पहले आंध्र प्रदेश था इसका नाम, अभी इसका कुछ पार्ट तेलंगाना राज्य बन गया है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, और अभी हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, लेकिन अभी तेलंगाना की कैपिटल हो गई है। तो अब क्या होगा, आंध्र प्रदेश को एक नई कैपिटल चाहिए। अब उसकी नई कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी, इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस, जबकि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो है चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो मैं आपको थोड़ा मैप के थ्रू समझाता हूँ। मैप मैंने लिया नहीं, मैं खुद से बना रहा हूँ। ये है पेनिनसुलर इंडिया, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे है अरेबियन सी, यानी अरब सागर। अरेबियन सी आपको यहाँ मिलेगा, अरेबियन सी, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी आपको इस साइड मिलेगी, यानी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में मिलेगी अरेबियन सी। जबकि नीचे यानी साउथ में क्या मिलेगा? इंडियन ओशन मिलेगा, ठीक है। इंडियन ओशन मिलेगा आपको भारत के साउथ में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हिंद महासागर साउथ में मिलेगा, और पूरब की तरफ मिलेगा बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम की तरफ मिलेगा अरेबियन सी। तो क्वेश्चन यही है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरेबियन सी यानी अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, यानी कि ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ पे आपको मिलेगा यूनेस्को का हेड क्वार्टर। इसके अलावा पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, पेरिस में आपको एफिल टावर मिलेगा। एफिल टावर काफ़ी पॉपुलर टावर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न, जबकि उसका एक शहर है जिनेवा, वहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये है फ्रॉबेल की देन है ये। NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो ये तानसेन था अकबर के दरबार का, ठीक है। अकबर जो कि मुग़ल वंश का राजा था, और इसके पिता का नाम था हुमायूं। अकबर की बायोग्राफीज़ हैं, एक है अकबर नामा और एक है आईने अकबरी। तो अकबर नामा, आईने अकबरी, ये दोनों लिखा है अबुल फजल ने। इसके अलावा एक है बाबर नामा, बाबर नामा जो है बाबर ने खुद लिखी है। इसके अलावा एक है हुमायूं नामा लिखा है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। तो आपको ये याद रखना है, अकबर की है आईने अकबरी और अकबर नामा जो कि अबुल फजल ने लिखा है, और इसके अलावा बाबर की है बाबर नामा जो कि खुद बाबर ने लिखी है। इसके अलावा हुमायूं की है हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम, उसकी बहन ने। तो बाबर का लड़का हुमायूं था और हुमायूं का लड़का अकबर है, मतलब था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी थे मुग़ल वंश के राजा, मुग़ल वंश के बादशाह, ये अपने आप को बादशाह कहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खान, क्योंकि इनके पिता की बहुत जल्दी ये इनके पिता यानी हुमायूं बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, तो ये अभी 18 ईयर्स के हुए नहीं थे, 14 ईयर्स की एज में ही इनको राजा बना दिया गया था। तो बैरम खान के संरक्षण में ये राजा थे। आगे देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बजाते हैं सितार। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है हॉकी से। ऑलराइट, तो हॉकी से संबंधित है पेनल्टी कॉर्नर। अगर पेनल्टी किक आ जाएगा तो वो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। तो हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। इसके अलावा इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं हर एक साइड में। अगला क्वेश्चन होता है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? यानी जो नॉर्थ इंडिया है ना, उसमें ठंडियों में भी बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी का संबंध। तो क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अभी इंडियन टीम के जो कैप्टन है वो विराट कोहली हैं। इसके अलावा इंडियन टीम ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। एक तो 1983 में जीता था, तब कपिल देव कप्तान थे। इसके अलावा 2007 में जीता था, ये 2020 वर्ल्ड कप था, तब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। इसके अलावा 2011 में भी वर्ल्ड कप जीता, और इसमें भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। 2015 का वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और इसके अलावा अभी जो पिछले साल हुआ है 2019 में, इसको जीता है इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस की मुद्रा कौन सी है?
तो रूस की करेंसी है रूबल और यहाँ की जो रूस की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन। इसके अलावा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका जो बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी थी वो थी लोथल। लोथल अभी आपको गुजरात में मिलेगी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर थे। और 23 यानी 23वें थे पार्श्वनाथ जी। इसके अलावा 24वें जो आखिरी थे वो थे भगवान महावीर। तो जैन धर्म के आखिरी और 24वें थे भगवान महावीर तीर्थंकर। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और बोधगया में इनको बुद्धि आई थी यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में इनका पहला उपदेश था। अगला क्वेश्चन है, ये हो चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल। ये भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। और पहली प्रधानमंत्री अगर पूछेंगे तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति थी। अगर किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला अगर पूछेंगे तो वो थी सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य की पहली क्या थी? महिला क्या राज्यपाल यानी गवर्नर थी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो वो थे 24वें। 23वें थे पार्श्वनाथ, पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, तो 24वें थे कौन? भगवान महावीर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो पहली महिला राष्ट्रपति शायद रिपीट हो चुका है, प्रतिभा देवी पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, कटक किस नदी पर है? तो कटक है महानदी पर। ठीक है, महानदी पर एक डैम भी है, हीराकुंड डैम, जो भारत का पहला डैम बना था और ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। इसके अलावा बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1, यानी कि कब 0 0 1 1 1 0 1 इस तरह की लैंग्वेज होती है। इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट यानी कि बिट कहते हैं शॉर्टकट में, यानी बाइनरी डिजिट। ये कंप्यूटर के अक्षर होते हैं यानी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? यानी LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक होता है MAN मैन, इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक होता है WAN यानी WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। बोध गया में इनको बुद्धि प्राप्त हुई थी यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ में इनका पहला उपदेश था। अगला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। किससे? पुर्तगालों से। यानी ऐसे पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली जो भारत सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो वो कब आए थे? 1498 में आया था। कौन? वास्को ड गामा आया था। अभी लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, तो उसका आंसर वास्को ड गामा लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने खोज नहीं की। क्या उससे पहले कोई नहीं आया? उससे पहले सेल्यूकस निकेटर आया था, बहुत सारे दूसरे देश के आए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, उसने एक सी रूट की खोज की थी। यानी इससे पहले लोग कहाँ से आते? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के थ्रू आते थे, लेकिन इसने सी रूट की खोज की थी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले आए थे भारत में, और यही सबसे ऐसे थे जो सबसे लास्ट में गए। यानी 1961 में इन्होंने गोवा छोड़ा है। हम आज़ाद तो 1947 में ही हो गए थे, लेकिन 1961 में गोवा हमने आज़ाद कराया पुर्तगालियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। मैं आपको पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, जो अंग्रेज़ आए थे ना, वो क्या करते थे? भारत में व्यापार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा। अंग्रेज़ कब आए थे? अंग्रेज़ आए थे सन 1600 में, लगभग 1600 में आ गए थे। ठीक है, तो अभी 1600 में ये आ गए हैं, लेकिन इन्होंने आज़ादी कब से स्टार्टिंग करी? यानी कि इन्होंने गुलाम कब से बनाया था? 1750 तक, यानी 150 साल इन्होंने क्या किया? व्यापार किया। 150 साल इन्होंने देखा यहाँ के लोग कैसे। 150 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इन्होंने लोगों को देखा, परखा कि लोग तो बिल्कुल आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में लड़ना और मार काट सब चल रहा है। तो इन्होंने दिमाग लगाया और धीरे धीरे इन्होंने लड़वाना शुरू कर दिया और अपना कब्जा स्टार्ट कर दिया। यानी इन्होंने जो पहला लड़ाई की थी, इनकी पहली लड़ाई थी अंग्रेज़ों की, किसके साथ थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुई थी 1757 में, यानी 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था, उसके बाद से इन्होंने कैसे इनका, यानी जो नवाब सिराजुद्दौला था उसका एक सेनापति था मीर जाफ़र को अपने साथ ले लिया अंग्रेज़ों ने और धोखे से उसको हराए, यानी कि युद्ध छोड़ के उसको भागना पड़ा नवाब सिराजुद्दौला को।
और फिर किसकी जीत हुई थी, यहाँ पे जीत हुई थी अंग्रेज़ों की। 1757 में पहला बैटल हुआ था। ये पहला मतलब स्टेप था अंग्रेज़ों का कि वो अब गुलाम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से उन्होंने मीर जाफ़र को बना तो दिया था नवाब वहाँ का बंगाल का, लेकिन अभी क्या हुआ कि वो उसकी कठपुतली था। सारा कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में हो गया था। जैसे रेवेन्यू टैक्स वगैरह सब अंग्रेज़ों के पास ही जाता था। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। तो अंग्रेज़ों ने ऐसे नहीं गुलाम बना लिए कि बस आए और बंदूक दिखाई और बना लिया गुलाम। 150 साल उन्होंने यहाँ पे व्यापार किया है। उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया, दिमाग लगाना स्टार्ट किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो 1757 में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ और मीर जाफ़र को बना दिया गया वहाँ का नवाब। अंग्रेज़ों ने बना दिया, जीतने के बाद मीर जाफ़र को बना दिया वहाँ का नवाब। लेकिन मीर जाफ़र के बाद फिर मीर कासिम जो दामाद था मीर जाफ़र का, उसको बनाया गया। मीर कासिम ने रिवोल्ट कर दिया, यानी कहा कि ये तो अंग्रेज़ गलत कर रहे हैं, सारे काम हमको पकड़ा दिए और पैसे खुद ले रहे हैं, और हमारे जो जनता है, जो हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या है, उसको वो क्या, उसके साथ क्या हो रहा है, हमारी प्रजा के साथ अत्याचार हो रहा है। तो उसने रिवोल्ट कर दिया। उसने अवध के जो राजा थे, इसके अलावा उड़ीसा के, बिहार के जो राजा थे, उन सबको एक साथ बुलाया, कहा कि हम अंग्रेज़ों से लड़ाई करेंगे। तो 1757 में ऑलरेडी नवाब सिराजुद्दौला हार चुका था। अभी 1764 में यानी 7 साल बाद क्या होता है, ये मीर कासिम है ना, उसने सबके साथ संगठन बनाया और अटैक किया किस पे, अंग्रेज़ों पर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज़ जीत गए और ये सब मिलके हार गए। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्या हुआ, 1764 में सब कुछ कंट्रोल कर लिया किसने, अंग्रेज़ों ने। 1764 बक्सर का बैटल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ। तो 1773 में, यानी देखो जितने भी अब एक्ट आने वाले हैं वो सब 1757 के बाद के ही एक्ट होंगे, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज़ कुछ भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ 1757 बैटल जीतने के बाद इन्होंने सारे एक्ट लाने स्टार्ट करे थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा था। तो बहादुर शाह जफ़र जो था, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, ये मुग़ल वंश का आखिरी राजा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको भेज दिया था म्यांमार, जिसका पूरा नाम बर्मा है, और वहाँ पे इसको भेजने के बाद इसकी जो पूरी फैमिली को ना मार दिया था। इससे क्या हुआ कि अब पूरा मुग़ल वंश ही ख़त्म हो गया इंडिया में। तो अभी क्या होगा कि यहाँ से मुग़ल वंश का खात्मा हुआ और म्यांमार में इसको भेज दिया गया था। इसके अलावा म्यांमार के बारे में देखते हैं। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है ने पाई डाउ, और यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ऑंग सांग सूकी, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं विन मिंट, और यहाँ की करेंसी है क्यात। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को इसी वजह से प्रवासी डे मनाते हैं भारत में, क्योंकि गांधी जी इस दिन वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रहते, काफ़ी साल 10-20 साल वहाँ पे उन्होंने समय गुजारा। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वहाँ से आना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ ना, 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 चलने लगा था, तो वहाँ से उनको वापस आना पड़ा। फिर 1915 में 9 जनवरी को ही वो यहाँ पे आ गए। आने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने उनको अपने मतलब कंट्रोल में ले लिया। कंट्रोल इन द सेंस कि अपने बातों में फंसा लिया और बोला कि आप लोगों से कहो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, हम अंग्रेज़ हैं और हमारी सेना में इनको, मतलब कि इंडियन आर्मी में इनको भर्ती करो, क्योंकि अब लड़ाई होगी ना, पूरे देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, लड़ाई कर रहे हैं तो अब सैनिक उसमें मारे जाएंगे। तो अंग्रेज़ खुद ना मरे, तो उन्होंने इंडियंस को भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो भी बैटल होगा, जीतेंगे या हारेंगे, हमें कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंडियंस को रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। तो वो अभी लोगों में इतनी देशभक्ति नहीं थी कि वो बॉर्डर पर जाएँ, लड़ाई करें, गोली खाएं। तो उन्होंने गांधी जी का सहारा लिया, और गांधी जी घर घर जा कर के बोलते थे कि भैया तुम लोग जाओ और सेना में भर्ती हो जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया था कि हम लोग तुम्हारे देश को आज़ाद कर देंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और ज़्यादा कंट्रोल ले लिया था अंग्रेज़ों ने भारत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो इसका नाम है आलम आरा। आलम आरा भारत की सबसे बोलती हुई फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल दृष्टि भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, 7th पोजीशन है, 7वें नंबर पे, और जनसंख्या के हिसाब से हम दूसरे नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो ये है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा, यानी बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम का तक विस्तार कितना है, यानी 2,933 किलोमीटर भारत की सीमा है, यानी विस्तार, इतना डिस्टेंस है पूरब से पश्चिम तक।
अगला क्वेश्चन है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगे झंडे को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमने अपने तिरंगे झंडे को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो जन गण मन को राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम घोषित किया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। जन गण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी जनगण यानी बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा हुआ है जिसका नाम है अमार सुनार बांग्ला। अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। पटना राजधानी है बिहार की। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था यानी नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक? तो बैंक नेशनलाइज हुए थे 1969 में। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? यानी अब ये फंडामेंटल राइट है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अपने बच्चों को हमें पढ़ाना है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 86वां यानी 86th अमेंडमेंट था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये तो हो चुका है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? यानी पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट था जिसे हमें कोई नहीं छीन सकता था, लेकिन अभी 44वां अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें ये फंडामेंटल राइट हटा दिया गया। ये था संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए, सपोज़ मेरे पास कोई ज़मीन है बहुत ज़्यादा और गवर्नमेंट को वहाँ से एक हाईवे निकालना है, तो मैं चाहूँ तो ना बेचूँ। अभी गवर्नमेंट कहेगी नहीं मुझे चाहिए, तो अभी मैं कहाँ चला जाऊँगा? मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, तो कोई भी तुम्हें इससे मतलब दूर नहीं कर सकता, तुम्हारी ज़मीन कोई नहीं लेगा क्योंकि तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। तो अभी तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी फिर। इसलिए इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी एक लीगल राइट है। ठीक है, लीगल राइट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कर्क रेखा कहलाती है। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो ये रेखा है इसको कहते हैं कर्क रेखा। और अगर ये साउथ यानी दक्षिण रेखा बोलेगा तो ये हो जाएगा कौन सा? मकर रेखा। ठीक है, अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलेगा तो ये हो जाएगा मकर रेखा, उत्तरी अक्षांश बोलेगा तो कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाते हैं झंडा दिवस। भारत पाकिस्तान बॉर्डर लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन और भारत चाइना की बॉर्डर लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, एक ऐसा वॉल्केनो जो एक्टिव है वो कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है वहाँ पर बैरन द्वीप पर। ठीक है, बैरन आइलैंड पर ये एक है वॉल्केनो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? तो अभी ये जो राज्य नहीं रहा, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अभी आर्टिकल 370 हट गया है तो ये अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है। 2 भागों में ये बट गया। कैसे? एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा हो गया है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल लेह है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल एक तो कश्मीर है गर्मियों में और ठंडियों में कौन सी है? ठंडियों में है जम्मू। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में एकमात्र लिखा हुआ है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? तो इसके अलावा एक और राज्य है जैसे कि धर्मशाला है और शिमला है, किसकी? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ। एक तो धर्मशाला है और दूसरा हिमाचल प्रदेश। और तीसरा एक और राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ठंडियों में है देहरादून और गर्मियों में है गैरसैंड। ठीक है, तो 3 राज्य हो गए भाई जिनकी 2-2 राजधानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से ख़रीदा था? यानी रूस से उसने कुछ ज़मीन खरीदी थी अमेरिका ने, वो है अलास्का। ठीक है, अलास्का को ख़रीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 3 दिसंबर को। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं 3 दिसंबर को। होपमैन कप का किस खेल से संबंधित है? तो ये होपमैन कप है टेनिस से संबंधित। नवगठित तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? यानी भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी यानी बे ऑफ मन्नार। ठीक है, बे ऑफ मन्नार है। आगे देखते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो देखो अगर हिमालय की पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अरावली पर्वतमाला हमारे भारत में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना नहीं है, चाइना की बॉर्डर लाइन सबसे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन कनाडा की क्या, कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। और स्थल सीमा पूछेगा यानी बॉर्डर लाइन पूछेगा तो चाइना की सबसे बड़ी है। आगे देखते हैं, कनाडा की कैपिटल है ओटावा और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। म्यांमार यानी बर्मा जिसका पुराना नाम है, इसकी मुद्रा है क्यात। ठीक है, और कैपिटल है ने पाई डाउ। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में, जो कि सबसे निचली पर्वत मतलब कि सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली लेयर होती है, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ पे बारिश और बादल नहीं होता है, और वहीं पे हम प्लेन को उड़ाते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो वो है साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है, इसके अलावा अगर ओशन पूछेगा यानी महासागर पूछेगा तो वो है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा वही है और सबसे गहरा भी वही है, यानी पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा चीन से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और नेपाल से भी मिलती है। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में। ठीक है, 1912 में यानी 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र स्टार्ट किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो बहुत बड़े चिकित्सक थे और ये चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं यानी मेट्रोमैन? मेट्रोमैन कहते हैं श्रीधरन को। ठीक है, श्रीधरन को कहते हैं मेट्रोमैन। और सबसे पहले भारत में मेट्रो कौन से शहर में? तो कलकत्ता में यानी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में, तब ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, जिसके अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी जी हैं, उस समय कौन उसके अध्यक्ष थे? तो उस समय थे JB कृपलानी। ठीक है, आगे बात करेंगे। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में यानी 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो जो चेक और बैंक ड्राफ्ट है ये 3 महीने तक वैलिड होता है। अगर आपने चेक काट दी, डेट डाल दी, तो फिर ये 3 महीने बाद इनवैलिड हो जाएगा। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास यहाँ के अभी मैं जून 2020 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर हैं RBI के। ये हमारा सेंट्रल बैंक होता है, यहीं पे नोट वगैरह छापे जाते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा है NH7। ये गलत है, NH7 में कुछ और चीज़ें ऐड हुई यानी कुछ और हाईवेज ऐड हो गए। तो अभी NH44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। NH मतलब नेशनल हाईवे 44। ठीक है, तो अभी आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो NH44 ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? चौरी चौरा कांड से पहले उनका जो मूवमेंट था वो था असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
लेकिन चौरी चौरा कांड हो गया था, उसमें क्या हुआ था ना कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे एक हिंसक भीड़ ने पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया था, उसमें कुछ पुलिस वाले भी जल के ख़त्म हो गए थे, तो उसे चौरी चौरा कांड कहते हैं। तो इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था, लेकिन उसके बाद जो उनका दूसरा जो मूवमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन सा है, ये अच्छा हाँ, स्थगित कर दिया था। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे लोग हिंसक हो गए थे और गांधी जी चाहते थे कि कोई हिंसा ना करे, नॉन वायलेंट रहे। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के जो तट को कहते हैं मालाबार तट, यानी केरल का जो कोस्टल एरिया है यानी जो समुद्री एरिया है वो तट है मालाबार तट यानी मालाबार कोस्ट। अगला क्वेश्चन है, जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक? जैसे हिंदू की है गीता और इस्लाम की है कुरान, उसी तरीके से जिंद अवेस्ता है पारसी धर्म की एक धार्मिक पुस्तक। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का जो नेशनल एंथम है वो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O यानी H2O क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का, इससे बन जाता है पानी, ठीक है, H2O। आगे देखते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जो सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा यानी डायमंड, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर यहाँ पे धातु लिख के आता सबसे कठोर धातु तो वो होती है प्लैटिनम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? यानी नमक की बात कर रहा है, यानी सैलिनिटी, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है ना, सैलिनिटी होती है। तो कितने % सैलिनिटी होती है? 3.5% सैलिनिटी होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी मोदी जी भी है। सिकंदर ने भारत पर कब अटैक किया था? तो सिकंदर ने किया था 326 BC यानी 326 ईस्वी पूर्व में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे भारत का संविधान तैयार करने में। तो 26 जनवरी 1949 को ये बन के तैयार हो गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी तो ड्यूटी यहाँ पे गलत आंसर है, अमेरिका संविधान नहीं है। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट किससे लिए है? फंडामेंटल राइट लिए अमेरिका के संविधान से, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना वो हमने रसिया से लिया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है। तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे गलत आंसर लिखा हुआ है। मौलिक कर्तव्य यानी ड्यूटी जो है ना वो हमने रसिया से लिया है, जबकि फंडामेंटल जो राइट है यानी अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो हमने अमेरिका से लिया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाने की सिफारिश करता है? तो ये धारा 356 के तहत किसी राज्य में एक राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, आर्टिकल 356 के तहत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। गीतांजलि इन्होंने एक कविता लिखी थी, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में, रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्होंने भारत का और बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी कि नोबेल पुरस्कार दिए तो जाते थे लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं दिए जाते थे। तो 1969 के बाद से अर्थशास्त्र में भी नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हो गया था 1969 में। और 1969 में भी क्या हुआ था, भारत के जो बैंक थे वो उनका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन भी हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यानी गौतम बुद्ध ने जब अपना शरीर को त्याग कर दिया था उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी मोक्ष की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, सैल्वेशन। आगे देखेंगे, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके द्वारा हुई? तो सबसे पहले बात करते कब हुई थी, तो 483 BC में यानी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी और राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के काल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है?
तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में है सवाना घास के मैदान। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू की गई थी, ठीक है। और इसकी कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बलवंत राय मेहता। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and subscribe to channel.